हेलो क्लास 12th, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 12th, आज मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो जाति प्रथा और सम विभाजन से। तो देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को नमक के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए थे जो शायद आप लोगों ने पढ़े हों। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे जाइए और उस क्वेश्चन को देख लीजिए। वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो सैम्पल पेपर से हैं और प्रीवियस ईयर के हैं, तो उसको पढ़ेंगे आप लोग तो आप लोगों को एक आइडियाज़ मिल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके आंसर को किस प्रकार देना है। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जाति प्रथा और श्रम विभाजन के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर के क्या तर्क हैं। तो देखिए, इसमें अम्बेडकर के जो तर्क हैं वो हमने आप लोगों के लिए बताने का प्रयास किया है। ये क्वेश्चन जो है वो 2010, 11, 12 और 16 यानी कि लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो आपको देखने चाहिए। इसका उत्तर देखिए, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर के निम्नलिखित तर्क है। पहला, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। ठीक है, सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन किसी अन्य देश में नहीं है। ठीक है, यानी जो सभ्य समाज में है श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों का विभाजन किसी अन्य देश में मतलब विभाजन नहीं किया गया है। भारत की जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता, वह मनुष्य की क्षमता या प्रशिक्षण को दरकिनार करके जन्म पर आधारित पेशा करती है। अर्थात बताने का ये प्रयास किया गया है कि अगर आप जन्म से ही जिस वर्ग में जन्म लेते हैं तो आपकी जो श्रमिक विभाजन है, मतलब जिस आधार पे आप काम कर सकते हो, तो वो जन्म से ही, अगर आप पंडित हैं तो आपका ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप पंडिताई करेंगे, न कि प्रोफेसर बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह का विभाजन किया गया था श्रम के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती है, क्या यह स्थिति आज भी है। ये क्वेश्चन 2011 में आ चुका है। तो देखिए, इसमें आपकी भी राय मांगी गई है, तो देखते हैं। जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का एक कारण बनती रही है, क्योंकि यहाँ जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध भी देती है। मैंने जैसा बताया कि आप पंडित हैं तो केवल पंडिताई ही कर सकते हैं और अन्य रोजगार आप नहीं कर सकते, उसे पेशा बदलने की अनुमति नहीं, यानी पंडिताई ही करो और कोई काम आपके लिए नहीं है। भले ही पेशा अनुपयुक्त हो, यानी उसके उपयुक्त न हो, अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, लेकिन करे तो पंडिताई ही करे, बाकी कोई काम न करे। अगर वो नीचे जाति में है, अगर वो जैसे नीचे तबके का है और उसके पास अच्छी रुचि है, अच्छा मतलब साधन है कि वो कर सकता है, लेकिन अगर वो नीचे जाति से बिलोंग कर रहा है तो उसे नीचे जाति के ही काम करने, भले वो भूखे मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो ये एक आंसर थे। आगे देखिए, लेखक के मत में दासता की व्यापक परिभाषा क्या है। दासता क्या होती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए, लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं, 11, 12, 13, 14, 16, 17, हर मतलब लगभग बार आए हैं, रिपीट हुए हैं। तो इसका आंसर क्या है, दासता का मतलब क्या है। लेखक के मत से दासता से अभिप्राय केवल कानूनी पराधीनता नहीं है, यानी कानून जैसे आप किसी को सजा हुई तो वो जेल जाता है तो उसे पराधीन माना जाता है, यानी वो किसी के अधीन है। ये केवल कानूनी नहीं है। दासता की व्यापक परिभाषा है किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न देना, किसी ऐसे व्यक्ति को कि वो अपना व्यवसाय चुन सके, तो उसकी भी स्वतंत्रता नहीं है। इसका सीधा अर्थ है उसे दासता में जकड़ कर रखना। इसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है, यानी कि कुछ लोगों को इस तरह के कार्य जबरदस्ती कराए जाते हैं
यानी आप अगर किसी अन्य जाति से बिलोंग करते हैं तो आपकी जन्म से ही आपका श्रम निर्धारित हो जाता है कि आपको क्या करना है। आप चाह कर भी अदर चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, अन्य कामों को नहीं कर पाते हैं, चाहे भले ही आप भूखमरी के कारण मर क्यों न जाए। तो दास्ता वही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज क्या है, अथवा हमें अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज की आधारभूत बातें संक्षेप में समझाइए। देखिए 2011 में ये आ चुका है और 2017 में भी। डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज की 3 विशेषताएं लिखें। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज क्या है, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भाईचारे का भाव मिले। ये तो समता, भ्रातृत्व और स्वतंत्रता आपको बुक में ही बताया गया है। समाज में परिवर्तन का लाभ सभी को हो। अगर समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है तो सबको हो उसका लाभ। समाज में सभी हितों में सबकी सहभागिता हो, मतलब अगर हित की बात समाज के हो रही है तो सबकी उसमें सहभागिता होनी चाहिए, सबका साथ होना चाहिए। समाज के हित के लिए सभी सजग सचेत हों, यानी समाज के हित के लिए सबको कार्य करना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए। समाज में सभी को संपर्क हेतु समान साधन और अवसर प्राप्त होने चाहिए। समाज का भाईचारा दूध पानी के मिश्रण के समान हो, यानी जैसे उन समाज में जो भाईचारा हो वो ऐसा हो कि दूध में अगर पानी डाला जाए तो पता नहीं चलता ना कि दूध में पानी पड़ा हुआ है, तो उसी तरह का होना, इतना मिलना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने जिस आदर्श समाज की कल्पना की है उस पर लेख लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन 2016 और 2013 में आ चुके हैं, तो इनको भी देखते चलिए। डॉक्टर अंबेडकर ने एक स्वस्थ आदर्श समाज की संकल्पना की है। इस समाज में स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का साम्राज्य होगा। ठीक है। इसमें इतनी गतिशीलता होगी कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सकेगा। समाज के बहुविध हितों में समान सबका भाग होगा। जो पीछे क्वेश्चन आप लोगों ने पॉइंट वाइज देखे ना, उस वही क्वेश्चन है यहाँ पे इसके आधार पे बताया गया है। तथा उन हितों की रक्षा हेतु सजग रहेंगे। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध होंगे। दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होगा। हर कोई अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव देखेगा। देखिए वही क्वेश्चन है, यानी उस क्वेश्चन को किस तरीके से अलग तरीके से भी पूछा है। तो आप अंबेडकर के आदर्श समाज की संकल्पना जो आप पीछे देखे हैं, देखिए अभी मैं दिखा देती हूँ, ये वाला वही सारी चीज़ें यहाँ भी आपको दिख रही हैं। ठीक है। आगे देखिए, सही में अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। इससे आप सहमत हैं? यानी उन्होंने जो भी तर्क दिए हैं मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद के उन्मूलन को, तो क्या आप उससे सहमत हैं? तो एकदम सहमत हैं। हम लेखक की बात से सहमत हैं। उन्होंने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। भावनात्मक समत्व तभी आ सकता है जब समान भौतिक स्थितियां एवं जीवन सुविधाएं उपलब्ध होंगी, यानी सबको समान रूप से अवसर दिया जाए। समाज में जाति प्रथा का उन्मूलन समता का भाव होने से ही हो सकता है। मनुष्य की महानता तथा उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप होनी चाहिए। मनुष्य के प्रयासों का मूल्यांकन तभी हो सकता है जब सभी को समान अवसर मिले। शहर में कॉन्वेंट स्कूल व सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों की बीच स्पर्धा में कॉन्वेंट स्कूल का विद्यार्थी ही जीतेगा क्योंकि उसे अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। अतः जातिवाद का उन्मूलन करने के बाद हर व्यक्ति को समान भौतिक सुविधाएं मिलें तो उसका विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं। यानी जो शहर का कॉन्वेंट स्कूल है और जो सरकारी स्कूल है, अगर उसमें सुविधाएं दोनों को एक समान दी जाए, जैसे सरकारी स्कूल का शिक्षक भी पढ़ाए जैसे प्राइवेट स्कूल वाले पढ़ाते हैं, यानी दोनों लोग समान रूप से उन बच्चों को देखें तो समानता का भाव होगा जिससे विकास होगा। तो ये कहने का उनका तात्पर्य है।
अगला क्वेश्चन देखिए, जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर उत्तर दीजिए। बुनियादी अंतर पूछा है, तो देखिए जाति और श्रम विभाजन में ये और है, श्रम विभाजन में दुनियादारी अंतर है, यह है बुनियादी अंतर, सॉरी ये दुनियादी हो गया है, बुनियादी अंतर होना चाहिए। जाति विभाजन श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करती है। देखिए जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी अलगाव कर देती है। सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों के वर्गों में विभाजन आवश्यक नहीं है। जाति विभाजन में श्रम विभाजन का पेशा चुनने की छूट नहीं होती, जबकि श्रम विभाजन में ऐसी छूट हो सकती है। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। अगला देखिए पॉइंट 4, जाति प्रथा विपरीत परिस्थितियों में रोजगार बदलने का अवसर नहीं देती, जबकि श्रम विभाजन में व्यक्ति ऐसा कर सकता है। यानी अगर आप सक्षम हैं तो आप अपने वर्क को बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। गर्भाधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, क्या आज भी यह स्थिति विद्यमान है? 2010 का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए उन्होंने क्या बताया, यानी क्या जन्म लेते ही व्यक्ति का कर्म निर्धारण हो जाता है, यानी उसका वर्ग निर्धारण कि उसे अब क्या करना है। तो इसमें क्या यह स्थिति आज भी है? तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की जाति प्रथा पर सटीक विश्लेषण किया है। यहाँ जाति प्रथा की जड़ें बहुत गहरी हैं, ये वास्तविकता है। जाति व धर्म के ठेकेदारों के लोगों ने पेशे को जन्म से ही निर्धारित कर दिया, भले ही उसमें पारंगत हो या नहीं हो। उसकी रुचि न होने पर भी उसे वही कार्य करना पड़ता है। इस व्यवस्था को श्रम विभाजन के नाम से लागू किया गया, ठीक है। आज यह स्थिति नहीं है। शिक्षा, समाज सुधार, तकनीकी विकास, सरकारी कानून आदि के कारण जाति के बंधन ढीले हो गए हैं, मतलब ढीला हुआ है। व्यवसाय के क्षेत्र में जाति का महत्व नगण्य हो गया, मतलब अब लोग एक जाति दूसरे जाति में शादी विवाह भी कर रही है और एक दूसरे जातियों का मतलब सहयोग भी कर रहे हैं। तो इस तरह से अब देखा जाए तो कुछ जातियों में रियायतें हो रही हैं, मतलब उसके आधार पे कम वर्क हो रहा है। तो ये आज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले टॉपिक से कल और देखते हैं उसमें क्या है आप लोगों के लिए। और वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे, सैम्पल पेपर से होंगे। तो एक बार प्लीज़ आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे ताकि आपको ये आइडियाज़ लग जाएंगे कि क्या क्वेश्चन है, कैसे करना है और उसके आंसर हम कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले वीडियो में।